हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरे वीडियोस में इस लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है और स्वागत है उन सभी का जो रिकॉर्डेड फॉर्म में मेरे इस वीडियो को देखने वाले हैं। हम क्लास 12 चैप्टर 10 को कर रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स को। ये उसका थर्ड पार्ट और अंतिम पार्ट है। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। डीमैटेरियलाइजेशन। फाइनेंशियल मार्केट में डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब क्या है? मतलब सिंपल है, जो हमारे फाइनेंशियल एसेट डॉक्यूमेंट्स थे उनको हमने कन्वर्ट किया हार्ड कॉपी से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। पढ़ते हैं। एज स्टेटेड बिफोर, ऑल ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज नाउ डन थ्रू द कंप्यूटर टर्मिनल्स। जैसा हम लगातार इस चैप्टर के वीडियोस में बात करते आए हैं कि जितने भी ट्रेडिंग लेन देन का जो सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें हम कंप्यूटर टर्मिनल के जरिए अब जारी करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। Since all the systems are computerized, buying and selling of the securities are settled through the electronic book entry form. अब क्योंकि जितने भी सिस्टम हैं वो सारे ही कंप्यूटराइज हो गए हैं, इसलिए जो भी खरीदारी हो रही है, जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी बिक्री हो रही है या खरीद फरोख्त हो रही है सिक्योरिटीज़ की, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फॉर्म के जरिए ही हो रही है, यानी सब डिजिटल फॉर्म में ही रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि दिस इज मेनली डन टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स लाइक थेफ्ट, फेक एंड फॉक ट्रांसफर्स, ट्रांसफर डिलेज एंड पेपर वर्क एसोसिएटेड विद द शेयर सर्टिफिकेट्स और डिबेंचर्स हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म। अच्छा, आगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की वजह क्या थी? भाई यही वजह थी, कभी आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं सिक्योरिटीज़ की, कहीं चोरी ना हो जाए, कोई धोखाधड़ी ना हो, पता चला कि गलत कागजात बना के दे दिया या धोखाधड़ी वाले कागजात बना के दे दिए हैं, ठीक है, या पेपर वर्क में जो समय लगता था उन सारे समयों को कम कर दिया गया। ये सारी चीज़ें नहीं, फिजिकल फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स थे, सिक्योरिटीज़ थी, उनको डिजिटल फॉर्म में करने से बहुत सारी जो समस्याएं, जो देरी होती थी, जो चोरी और धोखाधड़ी की जो समस्याएं होती थी, वो सारी समस्याओं को दूर किया जा सका, ठीक है। इसलिए डीमैटेरियलाइजेशन किया गया। इसे भौतिकीकरण, अभौतिकीकरण कहते हैं हिंदी में, यानी चीज़ों को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, हार्ड कॉपी से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं जल्दी जल्दी, डीमैटेरियलाइजेशन क्या होता है। हमने कहा कि जितनी भी सिक्योरिटीज़ है आज के समय में वो कंप्यूटर टर्मिनल्स के जरिए ही सेल परचेज होती है, यानी हर प्रकार की जो ट्रेडिंग है उसके बारे में जानकारी है, सारी चीज़ें आपको किसके फॉर्म में मिलेंगी? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही मिलती हैं। यही कहें कि जितने भी खरीद फरोख्त हो रही है शेयर बाज़ार के अंदर, वो सिर्फ कंप्यूटर के जरिए हो रही है, ठीक है। और ये जो खरीद फरोख्त हो रही है, इसकी जो एंट्रियां हैं वो सिर्फ डिजिटल फॉर्म में हो रही है, डिजिटल फॉर्म में हो रही है। इसका मतलब डीमैटेरियलाइजेशन किया जा चुका है। अब डिजिटल फॉर्म में करने से फ़ायदा क्या हुआ? सिंपल है, पहले सिक्योरिटीज़ की चोरी होने के चांसेस होते थे, जो भी डिले होता था, ट्रांसफ़र डिलेज होते थे, और सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी, नकली कागज़ वगैरह बना के दे दिए जाते थे। इन सारी चीज़ों से बड़ी क्या हुई? मुक्ति मिल गई परमानेंटली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डीमैटेरियलाइजेशन को और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। डीमैटेरियलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर्स in physical form are cancelled and is given an electronic entry or number so that they can hold it as an electronic balance in account. डीमैटेरियलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, अभौतिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सिक्योरिटीज़ जो थी, सिक्योरिटीज़ को फिजिकल फॉर्म से, उसकी जो भौतिक फॉर्म थी, हार्ड कॉपी जो थी फॉर्म थी, उसे समाप्त कर दिया गया और उन सारी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक एंट्री के तौर पर, ठीक है, डिजिटल एंट्री के तौर पर डाल दिया गया और डिजिटल नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट कर दिया गया, ठीक है। और जो भी आपका बैलेंस है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट में कर दिया गया, यानी हार्ड कॉपी, हार्ड बाउंड जो एंट्रीज थी उसको ख़त्म करके डिजिटल फॉर्म में बदलने के, सिक्योरिटीज़ को डिजिटल फॉर्म में बदलने की प्रक्रिया को ही डीमैटेरियलाइजेशन कहा गया। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीमैटेरियलाइजेशन। यही आगे कहा जा रहा है कि यही जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा सिक्योरिटीज़ को फिजिकल फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, इस प्रक्रिया को ही डीमैटेरियलाइजेशन कहा जाता है। आगे बढ़ रहे हैं इसके बारे में। फॉर दिस द इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन डीमेट अकाउंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अ डिपोजिटरी। देखिए, अगर डीमैटेरियलाइजेशन जब हुआ तो डीमैटेरियलाइजेशन के दौरान क्या क्या हुआ हम उसके बारे में बता रहे हैं।
सबसे पहले डीमेटेरियलाइजेशन के द्वारा इन्वेस्टर्स को एक अपना बैंक अकाउंट खोलना पड़ा, जिसे डीमेट अकाउंट कहते हैं, डीमेटेरियलाइज अकाउंट कहा जाता है। दोबारा कि जो निवेशक है, इन्वेस्टर्स है, उसे डीमेट अकाउंट खोलना पड़ा संस्थान के साथ, ठीक है। और उस संस्थान को क्या कहते हैं? डिपॉजिटरी कहते हैं, जनरली बैंक होते हैं। नाउ all initial public offers are issued in dematerialization form and more than 99% of the turnover is settled by delivery in demat form। अब जितने भी IPOs आए, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स आए, ठीक है, प्राइमरी मार्केट में, वो सारे ही अब किस फॉर्म में आने लगे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आने लगे, डिजिटल फॉर्म में आने लगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि नाउ जितने भी इनिशियल पब्लिक ऑफर थे, आईपीओ थे, वो डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म में आए। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या डिजिटल फॉर्म में आने लगे। और लगभग 99% से ज़्यादा जो डिलीवरी हुई वो पूरी तरीके से किस फॉर्म में हुई? वो डीमेट फॉर्म में हुई। यानी जो डीमेट अकाउंट ओपन किए गए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उनमें उनकी एंट्री दिखा दी गई कि देखिए आपने आईपीओज में जो बिडिंग करी और जितने शेयर अलॉट हुए, वो नंबर ऑफ शेयर, उनके जो प्राइजेज हैं, करंट मार्केट वैल्यूज हैं, वो सारी जानकारियां आपके डीमेट अकाउंट में अवेलेबल करा दी गई। और ये 99% से ज़्यादा हुआ। तीसरा पॉइंट कर रहे हैं तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ मेड अ मैंडेटरी फॉर सेटलमेंट प्रोसीजर्स टू टेक प्लेस इन डीमेट फॉर्म इन सर्टेन सेलेक्ट सिक्योरिटीज। सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, सेबी ने ये मैंडेटरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है, ठीक है, कंपलसरी कर दिया है। मैंडेटरी, कंपलसरी सिनोनियम है, अनिवार्यता कर दी कि अब सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया कि जितना भी लेन देन होगा सिक्योरिटी से, कुछ खास तरीके की इक्विटी सिक्योरिटी तो कंपलसरी है, कि कुछ खास तरीके की सिक्योरिटी तो पूरी तरीके से कंपलसरी कर दिया कि वो पूरी तरीके से केवल डीमेट फॉर्म में ही सेटल किए जाएंगे। इसके अलावा वो किसी भी तरीके से हार्ड फॉर्म में सेटल नहीं होंगे। दोबारा से, द सेबी हैज मेड इट्स मैंडेटरी फॉर द सेटलमेंट प्रोसीजर टू टेक प्लेस इन डीमेट फॉर्म इन सर्टेन सेलेक्ट सिक्योरिटीज। सेबी ने इसे पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया कि जितने भी सिक्योरिटीज होंगे, चुनिंदा सिक्योरिटीज होंगे, वो सारे केवल और केवल सेटल होंगे डीमेट फॉर्म में, यानी सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही सेटल किए जाएंगे। होल्डिंग शेयर्स इन डीमेट फॉर्म इज वेरी कन्वीनियंट एज इट जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। देयर इज नो डेंजर ऑफ लॉस, थेफ्ट एंड फ्रॉगरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स। देखिए ये बात सच है, मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है, शेयर्स में करता हूँ मैं डील, तो इसलिए कि डीमेट अकाउंट में शेयर्स को बैरेज करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने बैंक अकाउंट में कर रहे हैं। आपको एग्जैक्टली पता होगा करंट मार्केट वैल्यू क्या है, कितने नंबर ऑफ शेयर, किन किन कंपनियों के शेयर आपके पास होल्ड हैं, और अगर आप किसी को बेचना चाहते हैं तो आपने कितने का बेचा, आपको कितना लाभ हुआ, करंट वैल्यू क्या है, सारी जानकारी आपको आपके डीमेट अकाउंट में मिल जाती है, जैसे एक बैंक अकाउंट में एंट्रीज होती हैं, बिल्कुल वैसी ही। तो ये बहुत आसान है। फ़ायदा क्या होता है? चोरी के चांसेस शेयर सर्टिफिकेट के नहीं होते। भाई फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट तो कहीं खो गया, कोई चोरी करके ले गया, नहीं होते। कोई नकली पेपर बना के दे दिया, शेयर सर्टिफिकेट आपको नकली दिए डीमेट फॉर्म में, वो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। और सबसे बड़ी सेटलमेंट जो होता है वो इमीडिएट होता है, उसमें समय लगता था, वो समय लगना पूरी तरीके से बंद हो गया, मिनटों में हो जाता है, दिनों की बात ही नहीं होती सेटलमेंट की। Physical shares can be converted into electronic form and electronic holding can be reconverted into physical certificate rematerialization। देखिए ये भी ऑप्शन आप पे बना, सीधी बात है, प्रिंट आउट ले लेते हैं ना हम सॉफ्टवेयर की। अगर हम बैंक से डिमांड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करते हैं कि हमें हार्ड कॉपी दे दीजिए या हमें हार्ड शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दीजिए, तो वो कर देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो फिजिकल शेयर्स हैं उन्हें बहुत आसानी से डीमेटेरियलाइज या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जा पाता है, ठीक है। और इसी तरीके से फिजिकल सर्टिफिकेट को भी क्या नाम है, डीमेट सर्टिफिकेट्स को भी फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसे रीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं, पुनः भौतिकीकरण कहते हैं, ठीक है। These demat securities can even be pledged or hypothetically to get loans। देखिए ये जो डीमेट सिक्योरिटीज है, ये खासियत है, अवेलेबल है, किसी भी पेटीएम मनी ले लीजिए या आजकल तो कितने सारे वो साइट चल रहे हैं, सब में ही आप अपने शेयर को ले सकते हैं।
ये कह रहे हैं कि जो डीमेट सिक्योरिटीज़ हैं, आप इसे सिक्योरिटीज़ को गिरवी रख के इसके अगेंस्ट में लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रमोशन हो रहा है वैसे देखा जाए तो शेयर्स का इस चैप्टर के जरिए। तो कह रहे हैं कि जो जितने भी डीमेट सिक्योरिटीज़ हैं, आवश्यकता पड़ने पे, ज़रूरत पड़ने पे आप इन्हें प्लेज गिरवी रख के इसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे एक सर्टेन पार्ट होता है। ठीक है, आसानी से आपको पैसा मिल जाता है ज़रूरत पड़ने पे। इट इज़ अ ब्रोकर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रेडिट द इन्वेस्टर्स अकाउंट विद द करेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे ये बताया गया कि जो ब्रोकर है जिसके जरिए, वो ब्रोकर जिसके जरिए या जिनके जरिए आप डीमैट अकाउंट आपने रन किया है, जितने भी शेयर आप परचेज कर रहे हैं उसकी एंट्री को वो फिल करेगा आपके अकाउंट में। यानी ब्रोकर की ही जिम्मेदारी पूरी तरीके से, ब्रोकर इज़ द कम्प्लीटली लायबल कि जितना भी शेयर आपने परचेज किया या शेयर आपने सेल किया है उसके नंबर को मैनेज करना ब्रोकर का काम है कि वो आपके डीमैट अकाउंट में ये सारी चीज़ें करें। जो भी सेल परचेज आप कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम ब्रोकर का होता है। वर्किंग ऑफ द डीमैट सिस्टम। आखिर ये जो डीमैट अकाउंट है या डीमैट सिस्टम है, डीमैटेरियलाइज सिस्टम है, सिक्योरिटीज मार्केट में ये काम कैसे करता है? अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आइदर अ बैंक, ब्रोकर और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में बी आइडेंटिफाइड। सबसे पहले हमें ये तय करना होता है, इन्वेस्टर को ये तय करना होता है कि एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आप अपने लिए चुनते हैं। ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, ये कोई एक बैंक हो सकता है, ये कोई ब्रोकर हो सकता है जो सेबी से रजिस्टर्ड है, या कोई अन्य फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो सकती है जो ब्रोकर के तौर पे काम करती है। पेटीएम का नाम लिया मैंने, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। एक प्राइवेट बैंक है जिनसे आपका पहले से खाता चला, आप वहाँ पे भी डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। या शेर खान ब्रोकर है, ठीक है, ब्रोकर के जरिए भी आप मतलब किसी भी एक मोड को आप चुनते हैं अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के जरिए। ठीक है, तो ये कहना कि सबसे पहले इन्वेस्टर के लिए जरूरी होता है कि वो अपने लिए एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को चुने। ये एक बैंक भी हो सकता है, ये कोई ब्रोकर हो सकता है, या कोई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर हो सकता है। ठीक है, एन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट लाइक पैन कार्ड डिटेल्स, फोटोग्राफ, पावर ऑफ अटर्नी इज कंप्लीट। अब आप इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ क्या करते हैं, अपना अकाउंट खोलने के लिए आप कुछ जरूरी दस्तावेजों को साझा करते हैं उनके साथ। इन दस्तावेज में सामान्य तौर पे आपका क्या नाम है, वोटर क्या नाम है, पैन कार्ड है, आपकी फोटोग्राफ है, पावर ऑफ अटर्नी, परमिशन देते हैं कि वो आपके बिहाफ पर आपके रिप्रेजेंटेटिव बन के आपके सेल परचेज के जो ऑर्डर हैं उनको कंप्लीट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फुल करनी पड़ती हैं। ठीक है, द फिजिकल सर्टिफिकेट इज टू बी गिवन टू द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अलॉन्ग विद द डीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। देखिए, आप जितनी भी चीज़ें दे रहे हैं वो डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म यानी डिजिटल फॉर्म में तो आप उनकी एंट्री कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको उसके फिजिकल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करने होते हैं। फिजिकल सर्टिफिकेट का मतलब देखिए, आप देखें तो आधार कार्ड देते हैं तो उसका जीरोक्स है, पैन कार्ड तो उसका जीरोक्स है, आपकी फ़ोटो कॉपी है, एक हार्ड कॉपी बाउंड में भी आप एंट्रीज करके सबमिट करते हैं। तो ये कहने कि जो डिपॉजिटरी है आप जो अपने लिए चुन रहे हैं आप बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसे डीमेट फॉर्म में यानी डिजिटल फॉर्म में तो आप ये सारी जानकारियाँ प्रोवाइड करते ही हैं, आप उन्हें हार्ड बाउंड मैनर में भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, if the shares are applied in a public offer, simple details of depository participant and demat account are to be given and the shares on allotment would automatically be credited to demat account। अब यदि किसी शेयर के लिए पब्लिक ऑफर्स में, आईपीओ की बात करें, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स के लिए अगर आपने कोई अप्लाई किया है, अगर आपने किसी शेयर के लिए आईपीओ के जरिए अप्लाई किया है, तो आपको सिंपली एक तो डिपॉजिटरी की, ठीक है, आपके डिपॉजिटरी कौन है और आपके डीमैट अकाउंट की डिटेल आपको देनी होती है। ठीक है, और अगर आपको शेयर अलॉट होते हैं कंपनी के द्वारा तो वो ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे या क्रेडिट हो जाएंगे, यानी उनकी एंट्री आपके डीमैट अकाउंट में जाएगी। दोबारा से, यदि शेयर्स के लिए अप्लाई किया जाता है पब्लिक ऑफर के जरिए, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर में किसी कंपनी के शेयर्स को आपने परचेज करने के लिए, सीधी बात है, ग्रुप में आते हैं, बंडल में आते हैं, अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया है
तो अप्लाई करते हुए आपको सिर्फ दो चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है, एक डिपॉजिटरी का नेम और आपको डीमेट अकाउंट की डिटेल आपको वहाँ प्रोवाइड करनी पड़ती है। और अगर शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो ये शेयर खुद ब खुद आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, यानी उनकी एंट्री हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि आपके डीमेट अकाउंट में पैसा एंटर हो चुका है, सॉरी पैसा कह रहा हूँ मैं, शेयर की एंट्री हो चुकी है, आपने शेयर परचेस कर लिया। नाउ if shares are to be sold through a broker, the depository participant is to be instructed to debit the account with the number of shares. यदि शेयर को किसी ब्रोकर के माध्यम से बेचा गया है तब भी डिपॉजिटरी को ये बतलाया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को ये बताया जाता है कि वो आपके डीमेट अकाउंट से जितने शेयर्स आपने सेल आउट कर दिए हैं वो उनको रिड्यूस कर दे, क्या कर दे, क्रेडिट कर दे, डेबिट कर दे, घटा दे, ठीक है, या हटा दे। दोबारा से, कि यदि आप अपने कुछ शेयर्स को सेल आउट करते हैं तो किसी ब्रोकर के जरिए, ऑब्वियसली ऐसा आप करेंगे, तो किसी ब्रोकर के जरिए अगर आपने अपने शेयर को सेल आउट किया है तो आप अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को ये बताते हैं, यानी इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप इतने नंबर ऑफ शेयर को डेबिट कर दें डीमेट अकाउंट से, और फिर डीमेट अकाउंट से डेबिट हो जाता है। द ब्रोकर गिवन इंस्ट्रक्शंस टू हिज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर डिलीवरी ऑफ द शेयर्स टू द स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरीके से ब्रोकर इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कि वो जो शेयर्स थे उसे स्टॉक एक्सचेंज में डिलीवर कर दे। दोबारा से, कि द ब्रोकर देन गिवन, भाई जब आपने शेयर बेच दिए तो उसने आपके अकाउंट से डेबिट कर दिए, तो इसके बाद जो ब्रोकर है, मतलब पहला काम है ब्रोकर इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि भाई जो इन्वेस्टर है उसने मेरे जरिए शेयर सेल आउट कर दिए। तो डिपॉजिटरी आप क्या करिए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है, यानी जिस भी बैंक में डीमेट अकाउंट आपने खोला है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या ब्रोकर के साथ, वो क्या करे कि आपके अकाउंट से, आपके डीमेट अकाउंट से उतने नंबर ऑफ शेयर को रिड्यूस कर दे जितना आपने सेल कर दी। अब साथ ही साथ जब ऐसा हो रहा है तो वो ये भी इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि जो शेयर्स हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर दें। कौन कर रहा है? ब्रोकर कर रहा है। किसको? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? वो बैंक, ब्रोकर या कोई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर जिसके पास आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराया है या जिसके पास आपका डीमेट अकाउंट ओपन है, उनके जरिए तो आप सेल परचेज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। नाउ द ब्रोकर देन रिसीव्स अ पेमेंट एंड पेज द पर्सन फॉर शेयर सोल्ड। अब ब्रोकर क्या करेगा जब ये शेयर ट्रांसफ़र हो गए स्टॉक एक्सचेंजेस को और डेबिट हो गए खाते से, तो वो रिसीव कर लेगा। ब्रोकर, आपके पास ब्रोकर क्या करेगा? वो पैसे को रिसीव कर लेगा और पैसे को रिसीव करने के बाद वो पैसा उसे दे देगा जिसने शेयर खरीदा, यानी जो इन्वेस्टर है जो अपने शेयर को बेच रहा है, ठीक है, जिसके अकाउंट से डिपॉजिटरी ने, ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने वो नंबर ऑफ शेयर रिड्यूस कर दिए हैं और उन शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया है ब्रोकर के जरिए स्टॉक एक्सचेंज को, उसके खाते में पैसा क्रेडिट कर देगा। All these transactions are to be completed within 2 days, that is delivery of shares and payment received from buyer is on a T+2 basis settlement period। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जितने भी ये ट्रांजैक्शन हैं वो 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि शेयर की डिलीवरी होना और पेमेंट का रिसीव भी करना। यानी अगर निवेशक ने, इन्वेस्टर ने अपने शेयर को सोल्ड किया है ब्रोकर के जरिए, तो उसके डीमेट अकाउंट में ना सिर्फ शेयर घटाए जाएंगे बल्कि जो पैसा डिपॉजिट होना है वो, यानी शेयर के डिलीवरी से शेयर घटाया, डेबिट किया, फिर उसे डिलीवर किया नए बायर को ब्रोकर के जरिए, ठीक है, और पैसा रिसीव करके खाते में डाला इन्वेस्टर के जो अपने शेयर को सेल आउट कर रहा है उसके डीमेट अकाउंट में। इन सब में मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे और इसे T+2 बेसिस किया जाता है। T+2 का मतलब है 2 वर्किंग डे। यहाँ पे हॉलीडेज़ काउंट नहीं होंगे, यानी जब शेयर एक्सचेंज काम नहीं करा जिन दिनों में या ये हॉलीडेज़ हैं तो वो काउंट नहीं होते। T+2 का मतलब है जब ये एक लीगल वर्किंग डे है, ठीक है। नोट आगे भी कहा है, सेबी वाइड सर्कुलर नंबर SEBI/MRD2/DCAP/P/CIR/2021/628
ठीक है, has provided flexibility to stock exchanges to offer either T+1 or T+2 settlement cycle with effect from 1st January 2022. The move to T+1 settlement has commenced in a phased manner of 25th February 2022 from, ये कह रहे हैं सेबी ने एक विज्ञप्ति, सर्कुलर कहते हैं व्यक्ति, एक नोटिस कह लीजिए, नोटिस से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब ये कहा कि भैया आप क्या करिए, 1 जनवरी से ये विज्ञप्ति का एक नंबर है, ठीक है, तो ये करेंगे सेबी ने अपने सर्कुलर, अपनी एक विज्ञप्ति जारी करते हुए जिसका नंबर ये दे रखा है, ये कहा कि स्टॉक एक्सचेंज चाहे तो जो वो सेटलमेंट है T+2 बेसिस जो था, यानी 2 दिन वर्किंग लगते थे, उसको चाहे तो हटा के वो T+1 या T+2 दोनों बेसिस पे कर सकता है, यानी वो एक ही दिन में ये सारा सेल, परचेज, डेबिट और क्रेडिट, फंड और शेयर वो एक ही दिन में करवा सकता है, ठीक है, और एक फेज मैनर में क्रमबद्ध तरीके से ये काम होगा, ठीक है, और 25 फरवरी 2022 से इसे क्रमबद्ध तरीके से चालू किया जा चुका है, यानी अब T+2 की जगह T+1 यानी सिर्फ एक दिन में भी मनी का जो सेटलमेंट है वो होने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। डिपॉजिटरी क्या होता है, ठीक है, देखते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में बात करते हैं। डिपॉजिटरी है क्या? डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा ऑफ इन्वेस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। एक ऐसी संस्था जो, या एक ऐसा संगठन, एक ऐसी संस्थान या एक ऐसा संगठन, संस्थान हम किसको कह रहे हैं? इंस्टीट्यूशन को, और संगठन ऑर्गेनाइजेशन को कह रहे हैं। तो एक ऐसी संस्थान और संगठन जो आपकी सिक्योरिटीज का ख्याल रखती है। अब ये सिक्योरिटीज आपके शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं या बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन डिजिटल फॉर्म में। ऐसे संस्थान, संगठन को डिपॉजिटरी कहते हैं। बैंक डिपॉजिटरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी सिक्योरिटीज को डिजिटल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करता है, कीप करता है, मेंटेन करता है, मैनेज करता है। दोबारा, डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज आइदर शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड ऑफ इन्वेस्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिपॉजिटरी एक ऐसा संगठन या संस्थान है जो सिक्योरिटीज को, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, को निवेशकों के, इन्वेस्टर्स के डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है। अ डिपॉजिटरी ऑल्सो एक्ट लाइक अ बैंक एंड कीप सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन द बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। वही बार बार जो मैं कह रहा था कि एक डिपॉजिटरी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार दिखाता है जैसे कोई बैंक अपने डिपॉजिटर्स का लिखाता है, जो भी लोग उनके यहाँ खाता खुलवाते हैं। तो कह रहे हैं डिपॉजिटरी बिल्कुल वैसे ही कार्य करता है जैसे एक बैंक करता है, ठीक है। ये आपकी सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है और निवेशकों के बिहाफ पे वो काम करता है, यानी निवेशकों के, इन्वेस्टर्स के, जो लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, उनके बिहाफ पर वो सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास वैसे ही स्टोर रखता है जैसे आपके खातों में पैसे का लेन देन आपका बैंक रखता है, कॉमर्शियल बैंक रखता है, जहाँ पे आपका खाता है। नाउ in the depository, a securities account can be opened. All shares can be deposited the or on or sold at any time, and instruction to deliver or receive shares on the behalf of investors can be given. It is a technology-driven electronic storage system. डिपॉजिटरी के अंतर्गत एक सिक्योरिटी अकाउंट, डीमैट अकाउंट बोला था हमने, कि डिपॉजिटरी के अंतर्गत एक सिक्योरिटी अकाउंट खोला जाता है और जितने भी शेयर्स या जितने भी शेयर्स हैं उन्हें डिपॉजिट किया जाता है इस अकाउंट में, ठीक है, और इन शेयर्स को बेचा और खरीदा जा सकता है किसी भी समय, और इसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो निर्देश हैं, उन्हें दिया जाता है और रिसीव किया जाता है निवेशक के बिहाफ पर, कि मतलब जो ये अकाउंट है इनमें अगर और शेयर खरीदने हैं तो डिपॉजिटरी को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि शेयर परचेज के लिए या शेयर सेल आउट करने हैं तो सेल आउट के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, और दिए जाते हैं।
ये पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी की ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सिस्टम है। यानी सिंपल तौर पे अगर हम डिपॉजिटरी को समझे, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग करने की क्या प्रक्रिया है स्टॉक एक्सचेंज में। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर, हमें सबसे पहले चुनना होता है एक ब्रोकर को। ऑन वन कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ओनली थ्रू द ब्रोकर रजिस्टर्ड अंडर सेबी हु आर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। एक व्यक्ति खरीद सकता है और बेच सकता है सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज पे केवल तभी जब वो एक ब्रोकर के साथ रजिस्टर्ड होगा। यह कहें कि अगर कोई एक इन्वेस्टर सेल और परचेज करना चाहता है अपनी सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसको सबसे पहले अपने लिए एक ब्रोकर को तय करना होगा कि कौन ब्रोकर उसके बिहाफ पे इन चीज़ों को करेगा स्टॉक एक्सचेंज में। अ ब्रोकर कैन बी पार्टिसिपेंट पार्टनरशिप फर्म, एन इंडिविजुअल और अ कॉर्पोरेट बॉडी। ये ब्रोकर कोई भी हो सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, या ये कोई एक सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है, या कोई कॉर्पोरेट हो सकती है, कोई बड़ी संगठन हो सकता है। ठीक है, दोबारा, ब्रोकर कोई भी हो सकता है, कोई संस्थान हो सकती है, कोई एक व्यक्ति विशेष हो सकता है, ठीक है, जैसे इंडिविजुअल कह रहे हैं हम, और कॉर्पोरेट बॉडी या कोई कंपनी हो सकती है जो इस काम को करती है। हेंस द फर्स्ट स्टेप टू ट्रेडिंग प्रोसीजर इज द सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर हु विल बाय सेल सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ अ स्पेक्यूलेटर और अ इन्वेस्टर। कुल मिला के हम कहेंगे जो पहला कदम ट्रेडिंग का है वो यही होता है कि आपको चुनना होता है अपने लिए एक ब्रोकर को जो आपके, यहाँ पे जब भी मैं आपके बोल रहा हूँ वो इन्वेस्टर, निवेशक या स्पेक्यूलेटर, अंदाजेबाज के तौर पे दिखाया जाता है। बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू द रजिस्टर्ड ब्रोकर, द इन्वेस्टर हैज़ टू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग पैन नंबर, date of birth, address, educational qualification, occupation, residential status, Indian or NRI, bank account details, depository account details, name of any other broker with whom they have registered, and client code number in client registration form. जब एक ब्रोकर को सिलेक्ट करने जाते हैं आप या निवेशक, तो उसे अपने से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां उन्हें उससे साझा करनी होती हैं, जिनमें सबसे पहले आता है कि निवेशक का नाम क्या है। जब आप एक रजिस्टर्ड ब्रोकर को अपना ऑर्डर देते हैं सेल परचेज का, उससे पहले जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर निवेशक है, स्पेकुलेटर है, उसे कुछ जानकारी दें, जिसमें सबसे पहले वो देता है अपना पैन नंबर, अपनी जन्म की तिथि बताता है, अपना एड्रेस मेंशन करता है, कॉरस्पॉन्डिंग और रेजिडेंशियल एड्रेस, क्या शिक्षा है, किस स्तर की शिक्षा है, वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, मैरिट है, जो भी है, या कोई प्रोफेशनल है, ये जानकारी। और ऑक्यूपेशन, फाइनली वो क्या व्यवसाय करता है, यानी उसका काम काज क्या है, उसकी जानकारी देता है। साथ ही साथ वो अपना रेजिडेंशियल स्टेटस बताता है कि वो भारतीय है या गैर भारतीय है, ठीक है, वो एक एनआरआई है या इंडियन है, ये जानकारी। अपने खाते की जानकारी, बैंक अकाउंट डिटेल, चाहे वो सेविंग हो चाहे वो करंट अकाउंट हो, इसकी जानकारी प्रोवाइड करता है। डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल देता है, ठीक है, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल भी देता है, जो डिपॉजिटरी के लिए रजिस्टर्ड करा था इससे पहले, उसकी डिटेल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा नेम ऑफ एनी ब्रोकर, अगर इन्वेस्टर ने किसी और ब्रोकर से पहले लेन देन करा है के जरिए, तो उसकी भी जानकारी प्रोवाइड करना नेसेसिटी होती है, ज़रूरी होता है, जिसके साथ वो पहले से रजिस्टर्ड है। इसके अलावा क्लाइंट कोड नंबर, जो क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उसे मिला है, उसे क्लाइंट कोड नंबर को भी साझा करना होता है ब्रोकर के साथ, ब्रोकर अकाउंट से पहले, ठीक है। आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल सेट थिंग, जब आप ये सारी जानकारियां ब्रोकर को देते हो, जब एक निवेशक ये सारी जानकारियां ब्रोकर को दे देता है, द ब्रोकर ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ द इन्वेस्टर, तो ब्रोकर क्या करता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट इन्वेस्टर के बिहाफ पर ओपन कर देता है, ठीक है। सेकेंड, ओपनिंग डीमेट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी के साथ डीमेट अकाउंट को ओपन किया जाता है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट अपना खोल चुके हैं ब्रोकर के साथ, तो जो अगली प्रक्रिया है वो डिपॉजिटरी अकाउंट खुलना होता है, यानी डीमेट अकाउंट। एन अकाउंट विच मस्ट बी ओपन विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकर्स और बैंक्स by an Indian citizen for trading in the listed securities in electronic form is known as डीमेट अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट। कहने कि इसके बाद एक अकाउंट बहुत ज़रूरी होता है, खोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाकर।
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के जरिए, अभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन या ब्रोकर हो सकता है, ठीक है। इसके पास आपको अपना एक डीमेटेरियलाइज अकाउंट या डीमेट अकाउंट खोला जाता है, ठीक है। एक भारतीय नागरिक को एक डीमेट अकाउंट खोलना होता है, जो कि इस डीमेट अकाउंट को ही क्या कहते हैं, बेनिफिशियल ऑनर अकाउंट भी कहा जाता है, खोलना पड़ता है। आगे कहते हैं द सेकेंड स्टेप ऑफ ट्रेडिंग प्रोसीजर इज ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट, यानी कुल मिला के जो दूसरा कदम है जिसमें एक डीमेट अकाउंट को खोला जा रहा है, ठीक है। द डिपोजिटरी होल्ड्स द सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्यों करा जाता है? क्योंकि जो ये डिपोजिटरी है एनएसडीएल या सीडीएसएल, वो आपकी सिक्योरिटीज की जानकारियों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखता है, बनाए रखता है। अ डिपोजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसी को बाद में रिवाइज किया गया जो मैंने पहले पढ़ाया है आपको अभी थोड़ी देर पहले, कि डिपोजिटरी एक ऐसी संस्थान या संगठन है जो आपकी सिक्योरिटी, चाहे वो बॉन्ड है, शेयर्स है, डिवेंचर्स आदि है, उन सब की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जानकारी अपने पास रखता है। भारत में अभी दो डिपोजिटरीज हैं, एक एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड और एक सीडीएसएल सेंट्रल डिपोजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड है। जो डिपोजिटरी और इन्वेस्टर्स हैं डू नॉट हैव डायरेक्ट इंटरलिंक्ड कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट ओनली। ये कह रहे हैं ये जो डिपोजिटरी है एनएसडीएल सीडीएसएल और जो इन्वेस्टर्स है वो एक दूसरे से डायरेक्ट इंटरेक्शन में रहते हैं, बल्कि वो किसके जरिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं? वो करते हैं डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के जरिए एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। द डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट विल हैव टू मेंटेन द सिक्योरिटी अकाउंट balances with the investors and immediate investors from time to time about the status of their holdings। ये जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है उन्हें अपने सिक्योरिटी अकाउंट के बैलेंसेस को, इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी अकाउंट के बैलेंसेस को मेंटेन करना होता है, बनाए रखना होता है, कि भाई कितना शेयर्स परचेज किया गया, कितना बेचा गया, वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है समय समय पे, और इंटीमेट इन्वेस्टर्स और जानकारी इसकी इन्वेस्टर्स को पहुंचाता रहता है समय समय पे कि उसके पास कितनी होल्डिंग है, कितना शेयर उसके पास अभी मौजूद है। नाउ प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, तीसरा काम, यानी पहला आपने ब्रोकर चुना, दूसरा आपने अपना डीमेट अकाउंट या बेनिफिशियल ऑनर अकाउंट ओपन कर लिया, अब तीसरा है प्लेसिंग द ऑर्डर। अब ऑर्डर दिया आपको अगर शेयर खरीदने हैं तो। द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट इज प्लेसिंग एन ऑर्डर बाय द इन्वेस्टर्स। देखिए जो अगला है, जब डीमेट अकाउंट खुल जाता है तो जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, वो क्या करता है कि वो अपना ऑर्डर, कितनी सिक्योरिटी है, किस कंपनी की सिक्योरिटी परचेज करनी है, वो उस ऑर्डर को प्लेस करता है। द इन्वेस्टर्स कैन प्लेस द ऑर्डर टू द ब्रोकर आइदर पर्सनली और थ्रू ईमेल, फोन एसेट्रा। देखो जो निवेशक है इस ऑर्डर को ब्रोकर को या तो व्यक्तिगत तौर पे, सीधे तौर पे इंटरेक्ट करके दे सकता है, या फ़ोन करके या ईमेल के जरिए वो ये बता पाता है कि किस कंपनी के शेयर उसे परचेज करने की चाहत है या किस कंपनी में उसे निवेश करना है। द इन्वेस्टर मस्ट मेक श्योर दैट द ऑर्डर प्लेस क्लियरली स्पेसिफाइज द रेंज और प्राइस एट विच द सिक्योरिटीज कैन बी सोल्ड और बोथ। ये कह रहे हैं कि निवेशक के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ठीक से इस बात को क्लियर रखे कि किस रेंज में उसे शेयर जो है खरीदने या बेचने हैं, पैसों के रेंज कि कितने रुपए तक के बीच में वो अपने शेयर को बेचना या खरीदना चाहता है, या किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को वो परचेज करना चाहता है। बाय 200 इक्विटी शेयर्स, एक एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दिया है, द ऑर्डर प्लेस्ड बाय कशिश इज बाय 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ नेस्ले फॉर नॉट मोर देन ₹200 पर शेयर। जैसे कशिश कोई इन्वेस्टर है, हमने मान लिया किसी ब्रोकर को वो एक मैसेज दे रही हैं कि भाई आप नेस्ले कंपनी के शेयर को खरीदना है, 200 शेयर खरीदने हैं आपको नेस्ले कंपनी के, लेकिन तब जब उसकी कीमत ₹200 या उससे कम हो, केवल उसी रेट पे आप कशिश के लिए खरीदें। कशिश ने ये मैसेज दिया अपने ब्रोकर को कि आप मेरे लिए नेस्ले कंपनी के 200 शेयर परचेज करिए, लेकिन ₹200 से कम की कीमत पे अगर मिलते हैं तो। तीसरा है मैच द शेयर एंड द प्राइस। सिंपल है, इन्वेस्टर ने अपने ब्रोकर को मैसेज दिया
कि उन्हें शेयर खरीदने हैं, ठीक है। अब ब्रोकर क्या करता है, बेस्ट प्राइस, सीधी बात है, इन्वेस्टर्स की भूमिका रहती है, उसकी चॉइस होती है। द ब्रोकर आफ्टर रिसीविंग ए ऑर्डर फ्रॉम द इन्वेस्टर will have to then go online and connect to the main stock exchange to match the share and the best price available। अब ब्रोकर क्या करता है, जब उसे आदेश मिल गया, जब उसे इंस्ट्रक्शन मिल गया इन्वेस्टर के द्वारा, तो वो क्या कर रहा है, वो ऑनलाइन जाता है और स्टॉक एक्सचेंज में जाके, मेन स्टॉक, मुख्य स्टॉक एक्सचेंज में जाके वो शेयर को चेक करता है और उसकी सबसे बेहतर कीमत, उपयुक्त कीमत का अंदाज़ा लगाता है और फिर वो उसे जांच कर लेता है। नो एक्सिक्यूटिंग ऑर्डर, जब ये लगता है कि एक पर्टिकुलर जो अमाउंट है, जो डिज़ायरेबल अमाउंट है क्लाइंट के लिए, ब्रोकर को मिल गया है, तब व्हेन द शेयर कैन बी बॉट और सोल्ड एट अ प्राइस मेंशन्ड बाय द इन्वेस्टर, इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर टर्मिनल एंड देन द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली। जब जो शेयर है जिसे खरीदा जाना है या बेचा जाना है, उस रेट पर जो निवेशक ने अपने लिए डिज़ायर किया था, अपने ब्रोकर को कहा था कि आप मुझे इतने रुपए में ये मेरे शेयर या तो बेच दीजिए, या इतने रुपए के हिसाब से अगर शेयर मिले तो निश्चित इतने शेयर मुझे दिला दीजिए, खरीद लीजिए मेरे लिए। तो उन दोनों ही स्थिति में जब ऐसा होता है कि डिज़ायरेबल प्राइस जो है वो अवेलेबल है, तो ब्रोकर टर्मिनल पे जानकारी पहुंचा दी जाती है कि इतने का रेट है, और उसके बाद फिर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, पूरा कर दिया जाता है। वंस द ऑर्डर हैज बीन executed, the broker will issue a trade confirmation slip to the investor। और एक बार जैसे ये ऑर्डर पूरा हो जाता है, ब्रोकर का काम होता है ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप, कि जो लेन देन है वो पूरा हो चुका है, वो उसकी एक वाउचर जानकारी अपने निवेशक को दे देता है कि हाँ उसने जो है ऑर्डर उसका पूरा कर दिया है। नाउ इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, जब ऑर्डर एक्सिक्यूट हो गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, once the trade has been executed within 24 hours, the broker will issue a contract note। जैसे ही एग्जीक्यूट हो गया इन्वेस्टर का ऑर्डर ब्रोकर के द्वारा, 24 घंटे के भीतर भीतर वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है अपने इन्वेस्टर्स को भेजता है। कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध, कंपनी और उसके बीच में जब खरीद फरोख्त हुआ है तो उसके बीच में क्या हो रहा है, अनुबंध होता है, एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट नोट को उसे वापस भेज देता है। अ कॉन्ट्रैक्ट नोट कंसिस्ट of the details of the number of shares bought or sold, the date, time of deal, price of security and brokerage charges। इस जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है, अनुबंध नोट है, इसमें जानकारी होती है कितने शेयर खरीदे गए हैं या बेचे गए हैं, कितने बजे ये जो डीलिंग है वो हुई है, कितनी कीमत पे ये खरीद फरोख्त हुआ है, और ब्रोकरेज चार्जेस कितना देना पड़ा, जो कमीशन है या प्रोसेसिंग फीस वगैरह है वो कितनी दी पड़ी है, ये सारी जानकारी इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में होती है। अ कॉन्ट्रैक्ट नोट इज़ एन एसेंशियल लीगल डॉक्यूमेंट। वास्तविकता में जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो बहुत ज़रूरी वैध कानूनी कागजात है, यानी बहुत ज़रूरी कागजात है जो ये बता रहे कि आपने लेन देन करा है। इट हेल्प्स द सेटिंग डिस्प्यूट्स क्लेम बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द ब्रोकर। अगर किसी वजह से कोई कन्फ्यूज़न या विवाद आ रहा है निवेशक के बीच में और ब्रोकर के बीच में, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है यही एक आधार बनता है, बेस बनता है फैसला कराने का, यानी डिस्प्यूट को रेजोल्यूट करने का, डिस्प्यूट का या विवाद को ख़त्म करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट नोट बहुत अनिवार्य कागज़ है, बहुत मैंडेटरी कागज़ है, इंपॉर्टेंट कागज़ है। अ कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रिंटेड यूनिक ऑर्डर कोड नंबर असाइन टू ईच ट्रांजैक्शन बाय दिस स्टॉक एक्सचेंज। इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में एक प्रिंटेड छपा हुआ होता है, बाकायदा आपके कॉन्ट्रैक्ट जो नोट है उस पर ये लिखा हुआ होगा, एक कोड नंबर होता है जो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, जो पूरी तरीके से यूनिक होता है। यूनिक का मतलब विशेष होता है, अलग होता है, यानी दो कॉन्ट्रैक्ट नोट में कभी भी एक जैसा कोड नहीं होगा, ठीक है, ऐसा संभव ही नहीं है, तो ये यूनिक है, ठीक है। तो यूनिक कोड ये कौन जारी करता है, स्टॉक एक्सचेंज करता है, हर कॉन्ट्रैक्ट नोट के लिए वो एक यूनिक कोड जारी करता है। नो डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। अब इसके बाद क्या होना है, जब इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट हो गया, इन द नेक्स्ट स्टेप द इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर द शेयर सोल्ड एंड हैज़ टू पे कैश फॉर द शेयर्स बॉट। अब अगला जो 7वां स्टेप है उसमें क्या करना पड़ता है, निवेशक को या तो शेयर्स भेज देने होते हैं, ट्रांसफ़र कर देने होते हैं, डिलीवर करने होते हैं,
या फिर जो पैसा जब उसने शेयर खरीदा है उसके अगेंस्ट में अपना पैसा ट्रांसफर करना होता है। द इन्वेस्टर हैज़ टू डू so immediately after receiving the contract note and before the day when the broker shall make delivery of share to the exchange or make payment। इन्वेस्टर को ये काम तुरंत करना पड़ता है, जैसे ही उसे ये कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाता है उसके तुरंत बाद ही या उस दिन से पहले जब ब्रोकर जो है शेयर को एक्सचेंज कर रहा होता है या शेयर के लिए पेमेंट कर रहा होता है। दिस इज नॉन एज पे इन अ डे, पे इन डे, ठीक है। और इस प्रक्रिया को, सेवेंथ स्टेप को पे इन डे कहते हैं। भुगतान दिन में ही होगा, कार्य दिवस में ही होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नोट मिला, अगर आपने शेयर खरीदा है तो उसके अगेंस्ट में पैसे दे दीजिए, अगर आपने अपना शेयर बेचा है, कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल गया तो इमीडिएटली आप अपने शेयर ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद आता है सेटलमेंट साइकिल, ठीक है। पूरा निपटान का एक पूरा क्या है समय सीमा दी गई है, सारा कुछ किस में होगा, T+2 days। अगेन द पेमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इन कैश और डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज इज डन ऑन पे इन डे विच इज बिफोर T+2 days, ठीक है। जो सिक्योरिटीज के लिए जो पैसा है उसे नगद में दिया जाए या शेयर्स को भेजा जाए, यानी जो अगर आपने अपने शेयर को सेल किया है तो उसका नगद भुगतान जो पैसा है, ठीक है, सेल किया है तो सीधी बात है आप रिसीव करेंगे, या फिर अगर आपने बेच दिया है, कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको मिल गया है तो आप अपने शेयर को डिलीवर करेंगे, वो T+2 डे ख़त्म होने से पहले किया जाएगा, ठीक है। यानी दो जो प्रोसेसिंग साइकिल है उससे पहले ही आपको ये सब काम कर देना होगा। क्या कर देना होगा, अगर आपको पैसा चुकाना है तो पैसा चुकाइए क्योंकि आपने शेयर खरीदा, अगर आपने शेयर बेचा है तो शेयर को डिलीवर कर दीजिए दो T+2 डेज से पहले। इट इज़ बिकॉज द सेटलमेंट साइकिल इज T+2 डेज ऑन द विद इफेक्ट ऑफ अप्रैल 2003 रोलिंग सेटलमेंट बेसिस, ठीक है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सेटलमेंट साइकिल T+2 निर्धारित किया गया है जो अप्रैल 2003 से ये नियम लागू है, ठीक है। एक एग्जांपल दिया, इफ अ ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ऑन ट्यूसडे देन द पेमेंट मस्ट बी डन बिफोर थर्सडे, दैट इज T+2 डेज ट्रांजैक्शन प्लस 2 मोर डेज। देखिए एक एग्जांपल दिया कि माना कोई ट्रांजैक्शन जो है मंगलवार को हुआ तो जो उसका पेमेंट है या जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर है वो थर्सडे से पहले हो जाना चाहिए। यानी एक तो ट्रांजैक्शन डे हो गया ट्यूसडे, फिर दो हो गए दो मोर डेज, वेडनेसडे और थर्सडे। इन 2 दिनों में ये काम होना चाहिए, यानी ट्रांजैक्शन डे प्लस 2 मोर डेज। इनमें जो शेयर ट्रांसफ़र का काम है या जो पेमेंट ट्रांसफ़र का काम है ये दोनों कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब आते हैं डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। अब शेयर की डिलीवरी 9 बाय स्टेप है, ये सारे स्टेप बाय स्टेप है। तो डिलीवरी ऑफ शेयर्स और मेकिंग पेमेंट, शेयर को कैसे डिलीवर किया जाता है, भुगतान कैसे किया जाता है। ऑन दी T+2 डे स्टॉक एक्सचेंज विल देन डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू अदर ब्रोकर। अब T+2 डे यानी थर्सडे का दिन, अगर पिछले एग्जाम्पल से ले तो यानी ट्रांजेक्शन डे से ठीक दूसरे दिन, ट्रांजेक्शन डे के बाद एक दिन और दूसरा दिन, तो जो करेंगे T+2 डे वाले दिन स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, वो शेयर को या पेमेंट को डिलीवर कर देगा दूसरे ब्रोकर को, ठीक है। आपके ब्रोकर जिससे के जरिए आपने अपने शेयर बेचे या जिसके जरिए आपने शेयर खरीदे, ठीक है। वो सारा काम लेन देन का आपकी तरफ से तो T+2 डे के भीतर होना चाहिए। लेकिन जो T+2 डे है यानी जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन शुरू किया अगला दिन और उससे अगला दिन, तो T+2 डे पे स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, वो जो दूसरा ब्रोकर है जहाँ से सेल और परचेज हुआ, ठीक है, या तो उसने खरीदा है या बेचा है, उसको जो शेयर है वो ट्रांसफ़र कर देगा। दिस इज डन एज पे आउट डे, और इसे क्या कहते हैं, पे आउट डे कहते हैं। यानी पे इन डे हो गया T+2 डेज जो इन्वेस्टर है उसकी तरफ से, पे आउट डेज जो दूसरा इन्वेस्टर है ब्रोकर है उसकी तरफ से, पे आउट डेज कहते हैं। Once the share have been delivered or payment has been made, the broker has make payment to investor within 24 hours the payout day as he or she is already received payment from the exchange। जैसे ही ये शेयर डिलीवर किया जाता है पेमेंट तुरंत की जानी होती है। दोबारा से, जैसे ही ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा दूसरे ब्रोकर को डिलीवर किया गया तुरंत ही दूसरे ब्रोकर को पेमेंट कर देनी होती है,
क्योंकि ब्रोकर के पास वो पेमेंट पहले ही पहुंच चुकी होती है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे ऐसा कर देना होता है। इफ़ ही शी ऑलरेडी रिसीव पेमेंट फ्रॉम द एक्सचेंज, यदि उसने एक्सचेंज से पहले से ही पैसा ले लिया है तो। अगला है डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमेट फॉर्म। अब इन शेयर्स को जो दूसरा वाला ब्रोकर है वो डीमेट फॉर्म में डालेगा। द लास्ट स्टेप ऑफ ट्रेडिंग प्रोसीजर इज मेकिंग डिलीवरी और शेयर्स इन डीमेट फॉर्म बाय द ब्रोकर डायरेक्टली टू द डीमेट अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर। जो आखिरी कदम है ट्रेडिंग का वो यही होता है कि वो इन शेयर्स को डिलीवर करेगा डीमेट फॉर्म में ब्रोकर के खाते में डायरेक्टली, उसके डीमेट अकाउंट में। द इन्वेस्टर इज ऑब्लिगेटेड टू गिव डिटेल्स ऑफ his demat account and instruct his depository participant for taking deliver of securities directly in his beneficial owner account। ये करें जो माना जाता है ऑब्लिगेटरी है, उसके दायित्व है कि एक इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल जरूरी हो जाता है, दायित्व होता है कि वो अपने डीमेट अकाउंट की जानकारी जो है जो उसने दी है और अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को वो इंस्ट्रक्ट करेगा कि सिक्योरिटी सीधा उसके खाते में डिलीवर कर दी जाए उसके बिहाफ पर, ठीक है, और या सीधे उसके खाते में। सीधी बात है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जब आप चुनते हैं अपने लिए तो आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं, उन्हें ये अनुमति देते हैं कि वो आपके खाते में सीधे ही आपकी इंस्ट्रक्शन का इंतजार किए बगैर ही, क्योंकि आपने एक ही बार में हर ट्रांजेक्शन के लिए जो आप आगे करेंगे भविष्य में भी या करंट में कर रहे हैं उन सारों के ट्रांजेक्शन डायरेक्टली आपके खाते में ही करेंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है। आते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेबी वॉज established by Indian government in 1988 under the administrative control of the finance ministry. Later it became the statutory body having perpetual succession and a common seal under the Security Exchange Board of India Act 1992. SEBI was established to promote orderly and healthy growth of securities market and for investor protection, ठीक है। सेबी का गठन भारत सरकार के द्वारा 1988 में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल मिनिस्टर, यानी जो भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा सेबी का गठन 1988 में पहली बार किया गया, ठीक है। उसके बाद में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, एक संवैधानिक निकाय बन गया, एक क्या नाम है, संवैधानिक कहते हैं संस्थान बन गई जिसका परसेप्चुअल सक्सेशन है, जो अपने आप में ही खुद एक अस्तित्व में आ गया, सीधी बात है, उसे अपना लिया, ठीक है। परसेप्चुअल सक्सेशन का मतलब है विचार में, जैसे कोई कंपनी बन जाती है ऐसे सेबी क्या बन गई, एक कंपनी बन गई और इसके अपनी एक मोहर हो गई, ठीक है। और इसे किसके अंतर्गत गठित किया गया, एक लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, उसके अंतर्गत इसका पंजीकरण हुआ, यानी इसका जन्म हुआ। अब ये अपना खुद का एक मोहर रखता था। पहले 1988 में जब इसको गठित किया गया था तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको गठित किया गया था, लेकिन बाद में एक कानून बनाया गया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, उसके अंतर्गत ही इसका क्या हुआ, उदय हुआ, जन्म हुआ, रजिस्ट्रेशन हो गया। नाउ आखिर इसको गठित क्यों किया गया, इसको गठित किया गया ताकि सिक्योरिटी मार्केट अच्छे से फले फूले, कोई धोखाधड़ी कोई बेईमानी किसी भी तरीके के ना हो, और जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, हित है, उसका भी ख्याल रखा जा सके, निवेशकों का भी ख्याल रखा सके, ठीक है। हेल्दी ग्रोथ हो सिक्योरिटीज मार्केट के और इसके जो हैं निवेशक उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। रीजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी, आखिर सेबी को गठित क्यों किया गया, इसके कारणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इन 1980 द कैपिटल मार्केट विटनेसेस अ ट्रेमेंडस ग्रोथ ड्यू टू द इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द पब्लिक। 1980 में अचानक कैपिटल मार्केट ने, पूंजी बाजार ने बहुत ज़्यादा सामान्य लोगों का रुझान देखा कैपिटल मार्केट में पैसा निवेश करने के लिए, उत्सुकता जगी। द एक्सपेंडिंग इन्वेस्टर्स पॉपुलेशन रिजल्टेड इन वेराइटी ऑफ मैल प्रैक्टिसेस बाय द कंपनीज ब्रोकर एंड मर्चेंट बैंकर्स। लेकिन हुआ क्या, जिस तरीके से निवेशक बढ़े, जिन्होंने कंपनियों में पैसा लगाने की कोशिशें करी, उसने क्या किया, कंपनियों की तरफ से शिकायतें नई नई आने लगी, जिसमें ब्रोकर या मर्चेंट बैंकर, जो व्यापारी बैंक थे उस समय जो काम करा रहे थे, ये जो कंपनी थी, वो धोखाधड़ी करने लगे, गलत सर्टिफिकेट दे दिए, ऊंचे नीचे प्राइस कर दिए, मार्केट के सही प्राइस की जानकारी नहीं दी, या रिस्क जो भी फैक्टर थे उनको जानकारी देना सही नहीं किया।
ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है मैल प्रैक्टिसेस के, ये जो धोखाधड़ी है, किस तरीके की बेईमानी है, कौन कौन सी समस्याएं आई निवेशकों को। उनमें पहले अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट, अनऑफिशियल गैरकानूनी अवैध तरीके से सिक्योरिटीज़ हैं, एक के नाम से दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, और इसका खुलासा नहीं किया, यानी भाई भतीजावत बायसनेस चलने लगा। ठीक है, किसी को भी कोई शेयर अलॉट कर दिए। प्राइस रिगिंग, जानबूझ के प्राइस बढ़ाया। इट रेफर्स टू मेकिंग मैन्युपुलेशंस with the basic motive of malfunctioning or depressing market price of the security। सीधी बात है, प्राइस रिगिंग का मतलब है जानबूझ के शेयरों की कीमतों को कम किया गया, उसके डिमांड को कम दिखा के, या शेयरों की कीमतों को बढ़ाया गया उसकी डिमांड को ओवर रेट करके, उसको बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में दिखा के। तो प्राइस रिगिंग की प्रैक्टिस से कोई मॉनिटर नहीं कर पा रही थी संस्थानों से। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, यानी जो किस शेयर में कल क्या मार्केट में घटने वाला है या आने वाले समय में कोई कंपनी क्या निवेश करने वाली है, इस तरीके की सूचना आने से शेयर बाजार के प्राइस बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करते हैं अगर पहले से पता चल जाए। तो इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इट रेफर्स टू अ प्रैक्टिस इन विच द इंसाइडर, डायरेक्टर और प्रमोटर एक्सेट्रा यूजेज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी टू मेक पर्सनल प्रॉफिट्स। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो कंपनी का ही है, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे कंपनी का कोई प्रमोटर हो, वो बहुत जो सिक्योरिटी से जुड़ी हुई जानकारियों का फ़ायदा अपने निजी हित के लिए लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती। अनऑफिशियल प्रीमियम और न्यू इश्यूज। ठीक है, अनऑफिशियल गैर संवैधानिक प्रीमियम देने लगा, मतलब भुगतान को चेंज कर दिया। ऑन पेपर डॉक्यूमेंट में तो कुछ और पेमेंट दिखाई जा रही है, ये लेन देन किया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ, ब्राइब, रिश्वतखोरी चल रही थी। ठीक है, नॉन एडहेरेंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनी। दूसरा, कंपनी एक्ट के नियमों की अनदेखी पूरी तरीके से होने लगी। ठीक है, वायोलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज ने नियम कायदे कानून बनाए थे उसको पूरी तरीके से उल्लंघित किया जाने लगा, उसको तो मानना ही नहीं था। डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स, और जानबूझ के शेयर्स के जो ट्रांजेक्शन्स को पूरा करना था उसमें देरी की जाती थी। These malpractices eroded the confidence of investors and increased their grievances। ठीक है, अब इस तरीके के जो दुर्व्यवहार या धोखाधड़ी या गलत चीज़ें हो रही थी, उसने क्या किया, निवेशकों का भरोसा मार्केट से हटाना शुरू कर दिया। मतलब मार्केट में उनका भरोसा घट रहा था लगातार, और कई शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही थी, ग्रीवेंसेस हैं, और बहुत तेज़ी से निवेशकों की शिकायतें बाजार को लेकर बढ़ रही थी। The government and the stock exchange were unable to redress the problem because of the lack of proper penal provisions in the legislation। अब सरकार चाहे स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही इन शिकायतों को पूरी तरीके से दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो कानून व्यवस्था हमारे देश में उस समय थी 1980 में, उसमें कोई ऐसी नीति नहीं बनाई गई थी कि ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। As a result, नतीजा रहा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी नन एज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सेबी। नतीजा क्या रहा, सरकार ने अलग से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया या सेबी का गठन किया, जो निवेशकों की समस्या को सुनता था और ऐसी मेल प्रैक्टिसेस को कंट्रोल कर सकता था। कड़े नियम बनाए गए। पर्पस, उसी के बारे में बात करें। पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी, आखिर क्यों सेबी का गठन किया गया या क्या भूमिका है सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। The basic purpose of SEBI is to facilitate efficient mobilization and allocation of resources through securities market। जो मुख्य उद्देश्य सेबी का है वो जो भी सिक्योरिटी मार्केट के रिसोर्सेज है, जो भी संसाधन है, जो लेन देन का तरीका है, उसका सही से और प्रभावी रूप से इस्तेमाल करना और उचित इस्तेमाल कर सकना है, उसको बनाए रखना है। इट ऑल्सो एम्स टू स्टिमुलेट कॉम्पिटिशन एंड एनकरेज इनोवेशन। साथ ही साथ सेबी चाहता था शेयर मार्केट में कंपटीशन को बढ़ावा देना। सीधी बात है कि ऐसा ना कि कुछ सेलेक्टेड कंपनियों के शेयर पे तो निवेशकों का इंटरेस्ट बना रहे, पर जो बहुत सारी कंपनियां काम करने जा रही है या जो नई कंपनियां एंटर करना चाह रही हैं उनको शेयर्स को लेकर उनकी रुचि ना हो, इसलिए ये काम को बढ़ावा देना, इन्वेस्टर में उत्साह को बनाए रखना, ये सारा काम जो है सेबी करने की कोशिश कर रही थी, नयापन लाने को वो बढ़ावा दे रही थी। The environment includes rules and regulations, institutions and their interrelationship, instruments, practices, infrastructure and policy framework।
ये कह रहे जो वातावरण सेबी बना रही थी उसके अंतर्गत उसने नियम और कायदे कानून बनाए, ऐसी संस्थाओं का गठन किया और उनको इस तरीके से आपस में संबंधित किया और ऐसे सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप किया, ऐसे प्रैक्टिसेस को डेवलप किया और नई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, अधोसंरचना को डेवलप किया और नई नीतियां बनाई ताकि जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज का जो कार्य है वो ठीक से चल सके, उसमें गड़बड़ी धांधली की जो जगह है, इनसाइडर ट्रेडिंग की जो जगह है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो सके। बेसिकली सेबी एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ द थ्री ग्रुप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। बेसिकली जो तीन ग्रुप थे सिक्योरिटी मार्केट के, तीनों के लिए उसने तीन उद्देश्य के लिए काम किया। सबसे पहले तो इशूअर, जो शेयर को जारी करते हैं, सिक्योरिटीज को जारी करते हैं। इशूअर के लिए क्या क्या? इट एम्स टू प्रोवाइड अ मार्केट इन विच दे कैन कॉन्फिडेंटली रेज फाइनेंस इन एन ईजी, फेयर एंड एफिशिएंट मैनर। जो इशूअर थे, जो सिक्योरिटी को, ऐसी कंपनियां जो सिक्योरिटी के जरिए पैसा अरेंज करना चाहते थे, उनको एक ऐसा बाजार मुहैया कराया जहां वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आसानी से, उचित तरीके से और बहुत प्रभावी मैनर में, प्रभावी तरीके से अपने लिए पैसा अरेंज कर सकें। दूसरा, इन्वेस्टर जो निवेशक हैं, जो इस उद्देश्य से शेयर में पैसा लगाते हैं कि उन्हें भविष्य में बड़ा लाभ होगा। इट एम्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इसके लिए सेबी ने क्या किया कि सेबी ने एम किया कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए टू देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट थ्रू एडिक्वेट, एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। निवेशकों के लिए उसकी हितों का ख्याल रखने के लिए, उनके अधिकारों का और हितों का ख्याल रखने के लिए उनको पर्याप्त सटीक जानकारी, ठीक है, पहुंचाना और समय समय पे नियमित तौर पे उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताना, उनकी जानकारियों के बारे में बताना, ये कोशिशें जारी रखने की कोशिश करें। इंटरमीडिएट, मध्यस्थों के लिए क्या क्या? सीधी बात है, हम बात कर रहे हैं ब्रोकर के लिए बात कर रहे हैं या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए बात कर रहे हैं। इट एम्स टू ऑफर अ कॉम्पिटिटिव, प्रोफेशनलाइज्ड एंड एक्सपेंडिंग मार्केट विद एडिक्वेट एंड एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर so that they are able to render better services to investors and issuer। ठीक है, ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाया इंटरमीडिएरीज के लिए, प्रोफेशनलाइज और ऐसे जो केवल इन्हीं कामों को करने वाले थे। सीधी बात है, रजिस्टर्ड ब्रोकर हो गए, डिपॉजिटरी जो एजेंट थे अब वो रजिस्टर्ड होने लगे, तो सेबी पूरी बारी तरीके से या प्रोफेशनल तरीके से इन्हीं कामों को करने वाले मध्यस्थ चुने, ठीक है, ताकि धोखाधड़ी काम में तेजी आए और मार्केट को तेजी से बढ़ाया जा सके। एक पर्याप्त और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, एक ऐसी सुविधा या परिस्थितियों को डेवलप किया जा सके ताकि वो आसानी से अपनी सेवाओं को निवेशकों और इश्यूअर्स को डाल सके। सीधी बात है, बिचौलिए थे तो बिचौलिए हैं एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये इश्यूअर्स और इन्वेस्टर्स को अपनी सेवाएं बहुत अच्छे और सरलता से प्रोवाइड कर सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, क्या उद्देश्य हैं? बेसिकली द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, टू प्रमोट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, जो सबसे बड़ा उद्देश्य या लक्ष्य है सेबी का है कि वो निवेशकों के हितों की रक्षा कर सके और वो सिक्योरिटी मार्केट जो है, शेयर बाजार जो है, उनके नियमों को बनाए और उसका संचालन करें कि वैसा ही हो, कंट्रोल बनाए रखें। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी आर स्टेटेड एज, जो ऑब्जेक्टिव है अगर हम उन्हें पॉइंट वाइज समझे तो उनमें है टू रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज इंडस्ट्री टू प्रमोट देयर ऑर्डरली फंक्शनिंग। सबसे पहले तो स्टॉक एक्सचेंज के लिए नियमों को बनाना और सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज के लिए नियमों को बनाना और उन्हें उसी तरीके से, जो क्रम उन्होंने तय किया उसी तरीके से संचालन करें, इस बात को तय करना। टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू गाइड एंड एजुकेट देम। इसके अलावा जो निवेशक हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना, उनके साथ कोई धोखाधड़ी, मैलफंक्शंस ना हो और समय समय में उन अधिकारों की जानकारी निवेशकों को प्रदान करना, उन्हें एजुकेट करना, उन्हें बताना कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, किस तरीके से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मेल प्रैक्टिसेस एंड टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन बाय सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रेडिंग से संबंधित मेल प्रैक्टिस थे, धोखाधड़ी थे, जो गलत कार्य थे, उनको रोकना और फाइनली जो सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज है खुद के जो नियम बनाता है और जो कानून के नियम व्यवस्था की गई है उसके बीच में जो है
एक तालमेल बैठाना सिक्योरिटीज़ का काम था। यानी कानून की जो नीतियाँ हैं, कंपनी एक्ट के अंतर्गत जो नीतियाँ बनाई गई हैं और जो मार्केट को संचालन के लिए जो नीतियाँ बनाई गई हैं, उनके बीच में एक तालमेल बैठाना ताकि चीज़ें ठीक से बेहतर तरीके से काम कर सकें। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेबी कैसे काम करता है? दो काम करता है। पहला है, सॉरी, कुछ काम करता है। रेगुलेटरी फंक्शन है, कानून बनाता है। डेवलपमेंट फंक्शन है, बाजार को विकसित करता है। एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन है, और सुरक्षा प्रदान करता है निवेशकों को। सबसे पहले रेगुलेटरी फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। दीज फंक्शंस एम टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। दे इंक्लूड, ये वो फंक्शन है जो सिक्योरिटीज मार्केट के लिए, शेयर बाजार के लिए, जिसके अंतर्गत नियम बनाए जाते हैं। जिसमें पहला है रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। वो ब्रोकर और जो सब ब्रोकर्स हैं उनको रजिस्टर्ड करता है, पंजीकृत करता है शेयर बाजार के लिए। ठीक है, शेयर बाजार में कौन से ब्रोकर और कौन से सब ब्रोकर काम करेंगे वो उनको रजिस्टर्ड करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट, मतलब कैसे करेंगे उनके नियम बनाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड, साथ ही साथ कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं मार्केट में आएंगे, वो उनको रजिस्टर्ड करने के लिए क्या नियम होंगे वो उनकी व्यवस्था करते हैं। रेगुलेशन ऑफ स्टॉक बैंकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडर राइटर्स, मर्चेंट बैंकर्स, बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड अदर सिक्योरिटी मार्केट। इसके अलावा नियम बनाता है किन किन के लिए? स्टॉक ब्रोकर बैंकर के लिए, जो स्टॉक बैंकर्स हैं उनके लिए नियम बनाते हैं। पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस के लिए नियम बनाते हैं। जो अंडर राइटर्स हैं, जो भी कौन कौन से कागज होंगे, कौन कौन से नियम कायदे कानून होंगे, कौन कौन से पद वगैरह होंगे, उनके लिए नियम बनाते हैं। मर्चेंट बैंकर्स के लिए नियम बनाते हैं। और बिजनेस इन स्टॉक, और स्टॉक एक्सचेंज में कैसे खरीद फरोख्त या व्यापार होगा उनके लिए क्या नियम होंगे, किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत की जाती हैं। रेगुलेशन ऑन टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी। अब टेक ओवर बिड, जो बोलियां लगाई जाती हैं कंपनी के द्वारा, उनके लिए भी जरूरी नियम बनाए जा रहे हैं। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड इंटरमीडिएट। इसके अलावा जरूरत पड़ने पे जानकारी हासिल की जाएगी। इसके लिए क्या नियम होंगे ये तय करता है सेबी, और ये तय करता है कि किस प्रकार से जांच की जाएगी, जांच के निरीक्षण करवाना, और समय समय पे जो भी कोई जानकारी हासिल करनी है कंपनी से उनको करवाना, और ऑडिट करवाना उनके खातों की जानकारी कि सब कुछ ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक्सचेंजेस और इंटरमीडिएट यानी स्टॉक एक्सचेंज में ठीक से सब कुछ चल रहा है या नहीं चला, कहीं इनसाइडर ट्रेडिंग ने तो जगह नहीं बना ली है, या इंटरमीडिएट्स कोई ऐसा काम तो नहीं करें। उनके खातों की जांच वगैरह भी समय समय पे करवाते रहना, उनके कागजों की जांच कराते रहना, ये सब काम जो है रेगुलेटरी फंक्शन के अंतर्गत सेबी करवाता है। लिवाइंग फी एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। और इस एक्ट के अंतर्गत जो जरूरी फीस है समय समय पे उसमें बदलाव करते रहना भी सेबी का काम है, और ये तय करना कि किस पर्पज़ के लिए कितना काम, क्या प्रोसेसिंग फीस लगेगी और ट्रांजैक्शन फीस लगेगी, सारी चीज़ें तय करता है स्टॉक एक्सचेंज। परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एज मे बी डेलीगेटेड बाय द गवर्नमेंट इंडिया। साथ ही साथ ये जो भी रेगुलेटरी फंक्शंस कर रहे हैं उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उसे ये सारे जो अधिकार मिले हैं वो सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत मिले हैं, और ये अधिकार उसे भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं। किसको? सेबी को दिए गए कि वो इन रेगुलेशन जो फंक्शन है उनको परफॉर्म करेगा। अगला है डेवलपमेंट फंक्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, बाजार को और प्रतिस्पर्धी बनाना, बाजार में लोगों का जोश बनाए रखना और इशूअर्स का जोश बनाए रखना, ये बहुत ज़रूरी था। दिस फंक्शन एम टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। ये जो फंक्शन है वो सिक्योरिटी मार्केट को विकसित करने के लिए किए गए, जिसके अंतर्गत ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। सबसे पहले जो बिचौलिए होंगे, चाहे वो ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं, उनको ट्रेन करना, उन्हें तकनीकी समझ देना, उपयुक्त जानकारी देना, ये सारा काम सेबी करता है। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट। मार्केट में चाहे वो इशूअर हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे इंटरमीडियरीज हो, तीनों को समय समय पे जरूरी जानकारियाँ पहुँचाना ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सकें। इसके लिए वो रिसर्च करता है और पब्लिश करता है जानकारियों को। सेबी रिसर्च करता है समय समय पे
और फिर उस जानकारी को मार्केट पार्टिसिपेंट को क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। अंडरटेकिंग मीजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडेप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। इसके अलावा उन सारे तरीकों को अपनाने की कोशिश जिससे कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार जो है और ज़्यादा क्या हो, विकसित हो जाए। और इसके लिए अपना फ्लेक्सिबल थोड़ा लचीला नज़रिया, कई बार थोड़ी छूट देनी पड़ती है, कई बार बहुत कठोर नियम बनाने पड़ते हैं, इन सारी चीज़ों को करने की कोशिश से भी करता है। ठीक है। डेवलपमेंट फंक्शन। ठीक है, अगला आता है ये हेडिंग गलत हो गई है, डेवलपमेंट फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंतर्गत क्या होता है, दीज फंक्शन एम टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट दे इंक्लूड। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करने के लिए। सबसे पहले आता है ट्रेनिंग। ठीक है, प्रोटेक्टिव फंक्शन गलत हो गया है। सीधी बात है, मेल प्रैक्टिसेस जो होती हैं उनको रोकने के लिए जितनी भी कोशिशें की जाती है, जैसे इन्वेस्टर्स को एजुकेट किया जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जो ग्रीवेंसेस हैं उसको रिड्रेस किया जाता है, उन ग्रीवेंसेस को दूर किया जाता है समय समय पे। से भी क्रॉस एग्जामिन करती है कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं रही जिससे इन्वेस्टर्स को लॉस हो। इन सारी चीज़ों को करने की कोशिश जो है से भी करता है, ताकि जो इन्वेस्टर्स है उसका जो है हित ख्याल रहे और किसी प्रकार से उसका धोखाधड़ी ना हो। आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो। ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो रहा है। होप कि ये आपकी खूब मदद करेगा आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और आपने मुझे सुना, मेरे रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहे हैं पूरा पूरा, और जिस तरीके से नंबर हमारे चैनल पे इंक्रीज़ हो रहे हैं सब्सक्राइबर्स के, ये बहुत सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। तो प्लीज़ आप अपना ऐसे ही सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, लेकिन अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।